नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नए अवारिस के साथ एक नए टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए। जैसा कि आप लोग पिछले कुछ क्लासेस में देख रहे थे कि हम लोग लगातार मुख्तलिफ किस्म के अवारिस के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे और उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। और वो सारे जितने भी अवारिस थे वो सब ज़हनी अवारिस थे। तो अलग अलग तरह के ज़हनी आवाज़ से हम सब वाकिफ हो चुके हैं। लेकिन आज हमारी जिस मर्ज पे जिस चीज़ पर हमारी गुफ्तगू होगी वो बच्चों से मुंसलिक है। नाज़रीन, क्या कभी किसी ने सोचा कि बच्चों में भी ज़हनी मसाइल पैदा हो सकते हैं? बच्चों में भी ज़हनी अवारिस जो है वो देखे जा सकते हैं। तो ज़हनी सेहत से जुड़े हुए लोगों ने इस पर जब काम करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि जिस तरह से बड़े लोगों को ज़हनी अवारिस से गुजरना पड़ता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं या वो उनके मसाइल में उलझ जाते हैं, उसी तरीके से बच्चों में भी काफ़ी हद तक ये पाया गया कि उनके अंदर भी अलग अलग किस्म के ज़हनी अवारिस, ज़हनी मसाइल देखे जाने लगे। बच्चों के हाल पर जब नज़र डाला गया तो ये देखा गया, ये पाया गया कि कई किस्म के ज़हनी और नफ्सियाती अवारिस से वो मुब्तला है होते हैं जिन पर हमारी नज़र नहीं जाती है या जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके रवैये को समझना, उनके अकेलेपन को समझना, उनकी खामोशियों को समझना, उनकी तन्हाइयों को समझना, ये हम गैर ज़रूरी समझते हैं और ऐसा मानते हैं कि बच्चों में किसी किस्म की इस तरह की ज़हनी मसाइल या ज़हनी अवारिस जो है वो पैदा नहीं हो सकते हैं। लेकिन ज़हनी सेहत से जुड़े हुए लोगों ने जब इस पर रिसर्च किया, अलग अलग तरीके से जब उन्होंने इस पर तजुर्बात किए तो ये पाया गया कि बच्चों के अंदर बहुत सारे नफ्सियाती और ज़हनी अवारिस जो हैं वो पाए जाते हैं। इसी के सिलसिले में जो सबसे ख़ास और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अवारिस है वो है डिप्रेशन, बच्चों की उदासी, बच्चों के अंदर का ज़हनी दबाव। वेबमेट के मुताबिक बच्चे डिप्रेशन के बगैर उदास हो सकते हैं जब उदासी मुस्तकिल हो जाती है या खलल डालने वाला रवैया होता है जो आम समाजी सरगर्मियों, दिलचस्पियों से इस बात की निशानदेही कर सकते हैं कि बच्चा अफसरदा है, यानी कि बच्चे में डिप्रेशन या जहनी दबाव बढ़ रहा है। हर बच्चे में डिप्रेशन की अलामत मुख्तलिफ होती है। अफसरदगी की बुनियादी अलामत उदासी के एहसासात के गिर्द घूमती है। यानी कि जब बच्चा उदास होता है तो हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वो किसी दूसरी वजह से उदास है या उसकी कोई फरमाइश पूरी नहीं की गई है या उसकी किसी बात को माना नहीं गया है जिसकी वजह से वह उदास है। लेकिन उसकी उदासी की वजह वाकई में क्या है, इसे जानने और समझने की कोशिश हम नहीं करते हैं। बच्चे के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बदलाव होता है और हम उसे उसकी नाफरमानी या उसकी गफलत समझ करके उसे डांटते हैं, फटकारते हैं और उसकी सही वजह को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बच्चे का अगर स्कूल में दिल नहीं लग रहा है, बच्चे बच्चे को लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लग रहा है, उसे खेलना पसंद नहीं आ रहा है, उसे खाना पीना पसंद नहीं आ रहा है, तो हम ये उसके ये कहने लगते हैं कि बच्चा जो है वो हमारा नाफरमान हो गया है या बच्चा की जो दिलचस्पी है वो बदल रही है। ये लेकिन ये दिलचस्पी जो बदल रही है वो उस पर हम उसकी वजहात पर नज़र नहीं डालते हैं या उसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं। नाज़रीन, अगर बच्चे हमारे इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि उन्हें समाजी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं, उनकी दिलचस्पियों से, उनके स्कूल के जो काम होते हैं उससे अगर उन्हें वो दूर हो जाती हैं तो हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है और हमें इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि आखिर बच्चे का रवैया या बर्ताव ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि
हो सकता है कि आपके बच्चे में डिप्रेशन या ज़हनी दबाव का जो ज़ोर है वो बढ़ रहा है, या आपका बच्चा उसका शिकार हो रहा है। ज़हनी दबाव या डिप्रेशन की अलामत क्या है? बच्चों में ज़हनी दबाव या डिप्रेशन को देखने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि बच्चा की जो दिलचस्पी होती है, वो किसी काम में नहीं रहती है। उसकी भूख और नींद में बदलाव देखा जाता है, या तो वो बहुत ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता है, बहुत ज़्यादा सोता है या नहीं सोता है, और खोया-खोया सा रहता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर देखा जाता है। किसी काम को करने में उसकी जो दिलचस्पी या जो हौसला होता है, वो उस हौसले के साथ उस काम को नहीं करता है। जैसे कि बड़े लोगों में भी जब हम ये देखते हैं कि अगर वो ज़हनी दबाव के शिकार होते हैं, तो ये सारी अलामतें उनके अंदर भी देखी जाती हैं। तो ठीक उसी तरीके से बच्चे में भी ये सारी अलामतें नज़र आने लगती हैं, और हमें ये महसूस होता है कि बच्चा हमारा कुछ कटा-कटा सा रह रहा है, कुछ अलग-थलग सा रहने लगा है, उसकी दिलचस्पियाँ जो है वो ख़त्म हो रही हैं, किसी काम में उसका उसका दिल नहीं लगता है, वो बच्चा लगातार परेशान रहता है, रात में सोते-सोते अचानक से उसे बुरे सपने आते हैं, डर कर के वो उठ उठ सकता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा सकता है, दोस्तों के साथ, अपने खिलौनों के साथ उसकी जो दिलचस्पी है, वो घटती चली जाती है। ये सारी जो अलामतें हैं, वो बच्चों के डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। अब इसकी वजह क्या है? आखिर बच्चों के अंदर इसकी इस तरह के डिप्रेशन के वजूहात क्या है? तो वजूहात की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो वजूहात कोई एक वजह इसके लिए ज़िम्मेदार तो हो नहीं सकती है। बहुत सारे वजूहात हैं इसके, जिसमें कि सबसे पहला और सबसे जो ज़्यादातर देखने में जो वजह सामने आती है, वो वजह है जेनेटिक्स, यानी कि हमारा जीन। हम अगर हमारे माँ-बाप के अंदर इस तरह की कैफ़ियत देखने को मिलती है, तो बच्चों में भी ये उम्मीद की जाती है कि बच्चे उस जीन को जब वो जीन जब बच्चों के अंदर जाता है, तो बच्चे भी इस तरह की हरकतें करने लगते हैं और उनके अंदर भी इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। उसके अलावा हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग में जो केमिस्ट्री है, जो केमिस्ट्री कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे दिमाग में कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, और उनका सही मिकदार में निकलना और बहना ये ज़रूरी होता है हमारे सही तरह के रवैये को करने के लिए, क्योंकि उससे उसी हार्मोन से हमारा रवैया तय होता है। तो अगर उस तरह के हार्मोन में कुछ बदलाव आता है, या कुछ उसका जो बैलेंस होता है वो अगर बदल जाता है, बिगड़ जाता है, तो बच्चों के अंदर इस तरह की शिकायत पैदा हो सकती है। इसके बाद हमारा खाना, खाने खाने-पीने से मुराद यह है हम वैसी चीज़ें खाना जिससे हमारे जिस्म और ज़हन को ताकत मिलती है, तक़वियत मिलती है, हमारा जिस्म और ज़हन सेहतमंद होता है। तो ऐसी चीज़ों का की अगर कमी हो जाती है, तो उससे भी अलग-अलग तरह की शिकायतें पैदा होने लगती हैं, जिसमें एक शिकायत डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा आपका बच्चे आपके बच्चे की जो सेहत है, जो जिस्मानी सेहत है, वो अगर ज़्यादातर ख़राब रहती है, यानी कि कोई बच्चा अगर ज़्यादातर बीमार पड़ता है, या उसकी जो जिस्मानी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, वो किसी दूसरी किस्म की शिकायत में मुब्तला है अगर, तो उसकी भी वजह हो सकती है जिससे बच्चा परेशान होकर के डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। अलग-अलग तरह की दवाएँ भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं कि अगर किसी तरह की दवा बच्चा खाता है, या वो उसे उस तरह की दवा को लेना ही पड़ता है, तो वो जो दवा है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और बच्चों के ऊपर बहुत सारा दबाव, बच्चों पर ज़हनी दबाव, जिस्मानी दबाव, बहुत ज़्यादा काम करने का, बहुत ज़्यादा उसको उसके सामने हम कुछ इतने बड़े-बड़े मकसद जो है वो खड़े कर देते हैं कि तुमको ऐसा करना है, तुम्हें इस चीज़ में आगे निकलना है, तुम्हें इतने परसेंट नंबर लाने हैं। तो इस तरह के जो दबाव होते हैं, या उसकी जो ख़्वाहिशें होती हैं, बहुत सारी ऐसी ख़्वाहिशें होती हैं बच्चों की जिसको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, या उसे बहुत गलत तरीके से हम दबा देते हैं। तो ये इन सब का नतीजा ये होता है कि बच्चे
दबाव में आ जाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस या दबाव जो है वो बहुत बढ़ने लगता है और धीरे धीरे फिर वो एक डिप्रेशन या जहनी दबाव का की शक्ल अख्तियार करने लगता है और हमारा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन के इलाज के लिए बहुत सारे ऐसे कोई खास जो तरीका है कि एक खास किसी तरीके से उसका इलाज किया जाए, ये ऐसा कोई खास तरीका माहिर नफ्सियात ने नहीं बताया है, बल्कि उन्होंने ये बताया कि कुछ दवाओं की मदद तो हम ज़रूर ले सकते हैं, साथ में हम अपने रवैये से, अपने आपसी तालमेल से, अपने रिश्ते को मजबूत बना करके और बच्चों के जो दिमाग है, जो ज़हन है, उसमें बदलाव ला करके कुछ हम काफ़ी हद तक उनको उनके डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अब बात ये है कि अगर हमारा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा बच्चा डिप्रेशन का या ज़हनी दबाव का शिकार हो रहा है? या हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमारा बच्चा उस चीज़ से बाहर निकल जाए? तो जो जितनी भी डिप्रेशन की जो अलामतें हैं, अगर बच्चा दिखाता है तो उससे तो पहचान हो जाती है कि हमारे बच्चे में डिप्रेशन की शिकायत हो रही है या हमारा बच्चा उसका उस तरह की मर्ज़ का शिकार हो रहा है। तो हमें करना क्या है कि करना ये है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त बच्चों को देना है। बच्चों से बातचीत करना है, उनके अंदर छिपे हुए दबाव को बाहर निकालना है कि आखिर उनके अंदर क्या कश्मकश है, कौन सी गहमा गहमी चल रही है उनके जहन में, उसको हम बाहर निकालें और अपने बच्चे को हर तरह की सेहत से सेहत अता करें, जैसे कि उसको अच्छा खाना पीना देंगे, उसको उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ खेलना, उसके साथ उसके जितने भी मसाइल हैं उसको दूर करने की कोशिश करना और उसको ये एहसास दिलाना कि कोई भी मुसीबत, कोई भी परेशानी हो, तुम्हारे वालदैन तुम्हारे साथ हैं, उस मुश्किल से तुमको बाहर हम हर मुमकिन कोशिश करके निकालेंगे, ताकि ताकि बच्चे को ये इत्मीनान हो जाए, ये तक़वियत हो जाए कि जब भी हम किसी परेशानी में फंसेंगे तो हम इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए हमारे वालदैन हमारे साथ हैं, वो हमारी मुश्किलों का हल ज़रूर करेंगे, हम अकेले नहीं हैं। अगर आपके बच्चे में इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अकेले नहीं हैं, उनका साथ देने के लिए उनके वालिदैन हैं या उनके आस-पास जो भी लोग हैं, वो उनकी हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं, हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार हैं, तो बच्चे में काफ़ी हद तक चैन और सुकून जो है, वो भर जाता है और वो अपने ज़हनी दबाव से बाहर निकलते हैं। और अगर परेशानी इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर आप उसके लिए अलग-अलग किस्म के डॉक्टर्स हैं, मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी मदद से हम अपने बच्चे को इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं। और हमें उन पर नज़र रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो उनका रवैया है, वो बर्ताव है, वो कैसा है? उनकी पूरी नींद हो रही है, वो अच्छे से अपना खाना खा रहे हैं, अपने उनकी जो जिस्मानी हरकतें हैं, वो कितना कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वो घुल-मिल के रहते हैं, कितना वो अकेले रहना पसंद करते हैं और कितना ज़्यादा वो चीज़ों में दिलचस्पियाँ ले रहे हैं। यानी कि खेल में, दोस्तों के साथ या पढ़ाई-लिखाई में, किसी भी जो भी उन बच्चों के करने की चीज़ें हैं, उसमें उनकी दिलचस्पी कितनी है, इस पर हमें नज़र रखने की ज़रूरत पड़ती है कि हम इसको अगर नज़र रखें इस पर और ये देखते चलें, तो हो सकता है कि हम वक़्त से पहले ही या हम अपने बच्चे को इस परेशानी में मुब्तला होने से पहले ही उसे बचा लें। क्योंकि अगर जब हम उस पे नज़र डालते हैं कि हमारा बच्चा ठीक से नहीं सो रहा है और हम उसकी वहीं से शुरुआत कर देते हैं उसके इलाज करने की, हमारा बच्चा खाना-पीना नहीं खा रहा है, तो उस पर अगर हमारी नज़र चली जाती है या हम ये देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हमारा बच्चा खेलता नहीं है, दोस्तों को नज़रअंदाज कर रहा है, उसके खिलौने कई दिनों से बंद पड़े हैं, तो अगर हम इन सब चीज़ों पर हमारी नज़र चली जाती है और हम उसका उपाय या उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो काफ़ी इस बात की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि बच्चा जो है वो हमारा इस परेशानी से मुब्तला ही ना हो और या अगर मुब्तला हो रहा है, तो वो इससे बाहर निकल जाए। डिप्रेशन के मर्ज़ के अलावा बच्चे में एक और मर्ज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिससे हम सब
वाकिफ़ हैं और हम सब के मुआशरे में और हम सब जिस अपने समाज में रहते हैं, वहाँ पर जितने भी हमारे लोग मिलने-जुलने वाले हैं, उनके साथ जब हम रहते हैं या हमारा आना-जाना होता है, तो हमें इस तरह के मर्ज़ को देखने का मौका मिलता है और हम सभी इस मर्ज़ से वाकिफ़ होते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि अमूमन हर घर में इस तरह के मर्ज़ की शिकायत बच्चों में देखी जाती है और उनका कि उनके अंदर की इस शिकायत को किसी तरह से या तो कभी घरेलू उपाय से या फिर डॉक्टर की मदद से फिर उसे दूर किया जाता है। ये इस मर्ज़ का नाम है ख़ात्मे के अवारिस, यानी कि एलिमिनेशन डिसऑर्डर। एलिमिनेशन डिसऑर्डर में नाज़रीन आप ये समझ सकते हैं कि लफ्ज़ में ही उसके मायने छिपे हुए हैं कि बच्चा जब जब पेशाब या पैखाना करता है, तो छोटे जब बच्चा होता है, तो उसे धीरे-धीरे घर वाले या उसकी जो माँ है, उस चीज़ की तरबियत दी जाती है कि इस चीज़ को किस तरह से बाहर निकालना है। यानी कि पेशाब और पैखाने की जो तरबियत दी जाती है, वो बच्चों को वो पैदा होते हैं जब तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है। छोटा बच्चा को आप लोगों ने देखा होगा कि लोग पैम्पर्स में रखते हैं ताकि उनका जो पेशाब है वो बाहर ना निकल जाए और उनका जो पैखाना है वो उसी के अंदर रहे और फिर उसकी सफाई वो लोग करते हैं। धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको उसकी तरबियत दी जाती है कि पेशाब कहाँ करना है, कब करना है, कैसे उसको रोकना है और इसी तरीके से बैतुल खुला की भी उसको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो खात्मे की अवारिज़ में पेशाब या पखाना के नामुनासिब अखराज शामिल होता है और उनकी तशख़ीस बचपन या नौजवानी में होती है। बच्चों में ये देखा जाता है कि वो कहीं पर भी कुछ बच्चों में एक ख़ास उम्र के बाद जब उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, बैतुल खुला की जब जो ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाती है, तो उसके बाद उनके अंदर ये देखने को मिलता है कि वो पेशाब अपने अपने उस पेशाब को पर काबू नहीं पाते हैं, उसको रोक नहीं सकते हैं और कहीं भी कभी भी कर देते हैं। अक्सर बिस्तर गीला करने की शिकायत बच्चों में देखने को मिलती है कि जब बच्चे रात में सोते हैं तो वो बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं। यानी कि उन वो उठ करके टॉयलेट में जाकर के पेशाब करने की जो उनकी जो तरबियत होती है, उसे वो याद नहीं रखते हैं या उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता है, काबू नहीं होता है और वो बिस्तर पर ही कर देते हैं। या उसी तरीके से पैखाने की जो बात है, तो उसे वो कहीं पर भी कर देते हैं, जिससे कि ये देखा जाता है कि ख़ास उम्र के बाद जबकि उन्हें टॉयलेट में जाना चाहिए और उस टॉयलेट ट्रेनिंग के हिसाब से उन्हें इस चीज़ को बाहर निकालना चाहिए, लेकिन ऐसा ना करके वो अलग-अलग जगहों पर करते हैं। तो पेशाब पर जब उनका कंट्रोल नहीं होता है, तो इस चीज़ को एनोरेसिस कहते हैं। और जब जगह-जगह पर वो पैखाना या कर देते हैं या बैतुल खुला का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस तरह की डिसऑर्डर को इनकॉर्पोरेसिस नाम दिया गया है और इसे इनकॉर्पोरेसिस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस की कि एनालिसिस क्या है। तो इसमें ये होता है कि अपने पेशाब पर काबू ना पाने का ये तिब्बी नाम है कि बच्चा जो है हमारा वो अपने पेशाब पर काबू नहीं पाता है, जैसा कि आप अपने स्लाइड पर भी देख सकते हैं नाजरीन यहाँ पर कि बच्चे ने बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया है या कभी वो जिस जगह पर बैठता है या अपनी कुर्सी पर या ज़मीन पर, वो वहीं पर पेशाब कर देता है या कभी-कभी देखा जाता है बच्चे किसी चीज़ में जैसे अपने जूते में भर देते हैं उसे और किसी चीज़ में कप या ग्लास वगैरह में भी देखा जाता है कि बच्चे उसको उठा कर के उसी में पेशाब कर देते हैं। तो इस तरह की जो का जो रवैया होता है इसे इनेरोसिस कहा जाता है। इसके अलग-अलग किस्म के बहुत सारे अलग-अलग किस्म हैं। जिसमें सबसे पहले 3 तरह की किस्में बताई गई हैं। एक प्राइमरी है, प्राइमरी एनालिसिस, दूसरा सेकेंडरी एनालिसिस और तीसरा है नॉकटर्नल एनालिसिस। प्राइमरी में क्या होता है कि बच्चा अगर हफ्ते में 2 से 3 बार इस तरह की शिकायत दिखाता है तो उसे प्राइमरी एनालिसिस माना जाता है। सेकेंडरी एनालिसिस में ये होता है कि बच्चे ने टॉयलेट ट्रेनिंग सीख लिया और अब वो इस तरह की शिकायत जो है वो नहीं दिखाता है, लेकिन काफ़ी लंबे अरसे के बाद या कुछ महीनों के बाद वो फिर से किसी दूसरी वजहात से हो सकता है कि वो इस तरह की शिकायत जो है वो फिर से दिखाना शुरू कर देता है। तो इसे
सेकेंडरी या सेकेंडरी एनारोसिस कहा जाता है। और तीसरा होता है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल एनारोसिस में ये होता है कि अक्सर बच्चा रात में ही सोते वक्त इस तरह की शिकायत जो वो दिखाता है, यानी कि बिस्तर पर रात में जब बच्चा सोता है तो दिन भर उसे हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं और दिन भर वो बच्चा सही तरीके से अपने पेशाब पर कंट्रोल भी करता है, लेकिन रात में जब वो सोता है तब वो उसे अपने पेशाब पर कंट्रोल नहीं होता और वो बिस्तर पर ही उसे कर देता है। तो नॉकटर्नल में भी अलग अलग तरह की किस्म है कि एक है कि सिर्फ रात में ही करता है, कि वो करेगा कि जिसको सिर्फ कहा जाता है कि रात में ही वो कर रहा है, इसलिए उसको नॉकटर्नल कहा जाता है। डायर्नल में होता है कि सुबह उठता है तो उस वक्त भी वो करता है, यानी कि रात में तो करेगा ही और सुबह में भी वो करता है, सुबह में ही करता है। और नॉकटर्नल एंड डायर्नल में क्या है कि रात और सुबह दोनों में करता है, यानी कि रात में भी वो बिस्तर में पेशाब पेशाब कर सकता है और सुबह में भी जब वो उठता है तो उसे वो कहीं पर भी अब उस पेशाब को कर सकता है, यानी कि वो टॉयलेट का सही इस्तेमाल नहीं करता है। इसके बारे में DSM-5 का जो क्राइटेरिया है उसमें ये बताया गया है कि अगर बच्चे में इस तरह की कैफियत या इस तरह की शिकायत कम से कम 3 महीने तक लगातार देखी या इस तरह की मर्ज का शिकार है, जिसमें कि वो लगातार अपने बिस्तर को गीला करता है या लगातार सुबह में या रात में पेशाब जो है वो करने वो कहीं पर भी कर देता है, और उनकी जो उम्र होती है वो कम से कम 5 साल की होती है, यानी कि 5 साल, 6 साल, 7 साल इस तरह की उम्र के बच्चे अगर इस तरह की हरकत लगातार 3 महीने तक करते हैं तो ये माना जाता है कि वो इस तरह की के मर्ज के शिकार है, यानी कि एनारोसिस का जो डिसऑर्डर है, जो बीमारी है, वो उन्हें है और उन्हें इलाज की जरूरत है। इलाज के तौर पर कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और रवैये से जुड़े हुए कुछ जो इलाज हैं उन्हें ज़रूरी तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा रवैये से जुड़े हुए इलाज पर जोर दिया गया है, जिसमें बच्चे को कम रात के वक्त में कम पानी पीने की सलाह दी जाती है या ज़्यादा लिक्विड का जो है पीने वाली जो चीज़ है उसका इस्तेमाल कम करने की को कहा जाता है। हाँ, रात में ख़ास तौर पर उसके पहले उसकी जो पेशाब की जो थैली है उसको खाली करवा दिया जाता है, यानी कि बार-बार 1 बार 2 बार उसे उसको पेशाब करवा दिया जाता है बिस्तर पर जाने से पहले, और उसे अ, इस बात को समझाने के लिए या उसे कि सुबह में इसको इस भी आपको अब पेशाब करना है, टॉयलेट में जाकर के पेशाब करना है, इस तरह से उस समझा करके या सिखाने के बाद काफ़ी हद तक ये देखा जाता है कि बच्चे के अंदर इस तरह की शिकायत जो है वो दूर हो जाती है। और धीरे-धीरे जब वो बड़े होते हैं तो जैसे कि 8 साल 10 साल की जब होने लगती है तो धीरे-धीरे उनकी जो जिस्मानी जो सलाहियत होती है, यानी पेशाब की थैली पर जो कंट्रोल होता है वो अपने आप ही जो है वो काबू जो है वो ज़्यादा हो जाता है और वो फिर इस बीमारी से दूर हो जाते हैं। एनारोसिस के बाद एनकोप्रेसिस की जो बीमारी है वो है जहाँ तहाँ पैखाना करना या अपने जो अंडरवियर है बच्चे का वो उसी में उसको गंदा कर देते हैं आप उसको, और इस सही जगह पर यानी कि टॉयलेट में जाकर के वो अपने पैखाने को इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2 तरीके इसमें पाए जाते हैं कि एक तो कॉन्स्टिपेशन की हालत में, यानी कि कब्ज़ की शिकायत अगर होती है तो वो उस तरह के उसको बहुत उसको रोकते हैं, यानी कि उनको रोक लेते हैं, या उनको अगर कब्ज़ की शिकायत नहीं है तो वो जहाँ-तहाँ उसको फैला फैला देते हैं या कर देते हैं। DSM-5 में भी इसके बारे में भी ये बताया गया है कि अगर लगातार 3 महीने तक 4 साल की उम्र से के ज़्यादा के बच्चे अगर इस तरह की शिकायत करते हैं या तो देखी जाती या उनके अंदर ये देखा जाता है कि वो अपने पैंट में या कहीं यहाँ-वहाँ अगर कहीं भी पैखाना कर देते हैं, तो इस तरह की बीमारी के वो शिकार माने जाते हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत होती है। इलाज के तौर पर यहाँ सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन दूर करने की जो दवा होती है वो दी जाती है, ताकि बच्चा बहुत देर तक उसको रोक के ना रखे और सही तरीके से उसको बैतुल-खुला में जाकर के उसे बाहर निकाले। और यहाँ पर ये देख बच्चों को सबसे ज़्यादा टॉयलेट ट्रेनिंग के ज़रिए ही इस तरह की मर्ज़ से
दूर किया जा सकता है। यानी कि बच्चे को ये सिखाया जाता है, बार-बार सिखाया जाता है और उसके लिए जो घर वाले होते हैं उनको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है कि बच्चे को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सिखाया जाता है कि कैसे उन्हें टॉयलेट का इस्तेमाल करना है, कब किस तरह की कैफ़ियत होती है तो तुम्हें उन्हें टॉयलेट की तरफ जाना चाहिए, कैसे उसकी सफाई करनी चाहिए। ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाने जब अच्छे से सिखाई जाती हैं, तो धीरे-धीरे बच्चा इस तरह की इस मर्ज़ से बाहर निकल जाता है। खात्मे की खराबी की जो अलामत है, वो ये अलामत ये है कि उनका जो पैखाना होता है, उसमें वो आने से पहले अगर उनको कब्ज़ की शिकायत है, तो बहुत तकलीफ़ उनको सामना करना पड़ता है, दर्द होता है या कई एक बार देखा जाता है कुछ बवासीर जैसी कुछ चीज़ उनके पैखाने के रास्ते में देखी जाती है, उसकी वजह से उनका जो पैखाना है, वो सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है। इस तरह के और अपने उसके ऊपर उनका काबू नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ-वहाँ इस चीज़ को बाहर निकाल देते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये माना जाता है कि कुछ हमारा मुआशरा या कुछ जेनेटिक और कुछ जिस्मानी वजूहात इसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि अगर जीन में या जेनेटिक्स या जीन जो हम कैरी करते हैं, उसमें अगर ये देखा जाता है कि अगर घर वालों में, ख़ानदान वालों में इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की या और दूसरी तरह की, तो बच्चों में भी वो चीज़ पाई जाती है। सही तरीके से अगर हम टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देते हैं बच्चे को, तो वो एक वजह बनती है कि बच्चे को उसकी सही सही से जानकारी नहीं होती है या बच्चा उसकी अहमियत नहीं समझ पाता है। और उसके अलावा कुछ बच्चों का जो जिस्मानी जो बनावट होती है, जो उसमें अगर कोई खराबी हो जाती है, कोई रुकावट होती है या उसमें कोई कमजोरी होती है, तो वो एक वजह होती है जिसकी वजह से बच्चे उसके ऊपर अपना काबू नहीं दिखा पाते हैं। इसके इलाज के लिए ये बताया जाता है कि कुछ हल्के तरह की वर्जिश बहुत इसमें काम करती है। खान पान में जो बदलाव होता है वो बदलाव भी बहुत काम करता है, जिससे बच्चे को सही तरीके से एहसास होता है, महसूस होता है कि उसे अब इस टॉयलेट में जाने की ज़रूरत होती है और अलग तरह की कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कब्ज़ की हालत जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर बच्चों में फिर भी कुछ ज़्यादा इसकी शिकायत होती है, तो फिर कुछ सर्जरी वगैरह की भी मदद ली जाती है, जिससे कि बच्चों के अंदर किस तरह से इस चीज़ को अंजाम देना है, वो करने में उसको मदद मिलती है। खात्मे की बीमारी के बाद अब जो बच्चों में दूसरी बीमारी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, आम ज़िंदगी में भी हम लोग महसूस करते हैं इस तरह के बच्चों के रवैये में, तो उसका नाम है मुखालफाना डेफिएंट डिसऑर्डर, अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर और तर्ज अमल की खराबी। तर्ज अमल की खराबी यानी कि कंडक्ट डिसऑर्डर। अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर यानी कि मुखालफाना डेफिएंट डिसऑर्डर में ये बताया जाता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारे ऐसे रवैये देखने को मिलते हैं जिससे कि हमें ये अंदाज़ा लगता है कि जो बच्चा है हमारा वो नॉर्मल नहीं है। यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलता है, बहुत वो उसके अंदर बदतमीज़ी देखने को मिलती है, ज़िद्दी पना देखने को मिलता है या बहुत ज़्यादा वो अपने से बड़ों के लिए तहज़ीब से अलग रवैया जो है वो दिखाता है। तो इस तरह के डिसऑर्डर के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये एक रवैये की खराबी है, जिसमें एक बच्चा गुस्से या खपती मिजाज, मनहर्फ या जंगी रवैये और इख्तियार वाले लोगों के साथ के खिलाफ इंतकामी सलूक का नमूना दिखाता है। इख्तियार वाले लोगों से मुराद यहाँ है कि जैसे उसके माँ बाप हैं, उसके उस्ताद हैं या उससे बड़े और जो भी लोग होते हैं, उन्हें उनके तरफ उसका जो रवैया होता है वो इंतकामी रवैया होता है, वो उनकी बातों को मानना नहीं चाहता है, वो उनके साथ बदसलूकी करता है, बदतमीजी के साथ पेश आता है। तो इस तरह के जो रवैयात बच्चों में देखने को मिलते हैं, वो मुखालफाना डेफिन डिसऑर्डर की अलामत हो सकती है। इसकी कुछ खास अलामत है जिससे ये तय किया जा सकता है
कि बच्चे के अंदर मुखालफाना डेफिएंट डिसऑर्डर पनप रहा है, जिसमें कि सबसे पहले ये होता है कि वो किसी भी बात के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम देते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आता है और बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंतकाम वाली बात जो है वो देखने को मिलती है कि वो दूसरों के साथ उनका जो रवैया होता है वो इंतकाम वाला रवैया होता है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा दूसरों से बहस करना या उनकी मुखालफत करना, ये उनके अंदर देखने को मिलता है। अपने आप पर उनका काबू नहीं रहता है, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी उनका जो मिजाज है वो बदलने लगता है। तो इस तरह की अलामत जब बच्चों में देखने को मिलती है तो ये इशारा करती है कि हमारा बच्चा मुखालफाना डेफिएंट डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। अब इसकी वजूहात के बारे में माहिर नफ्सियात ने कोई ख़ास वजह नहीं बताई है और ये बताया गया है कि हमारे बच्चे में इस तरह का जो रवैया होता है उसके लिए अब तक कोई ख़ास रवैये को ज़िम्मेदार, किसी ख़ास वजह को ज़िम्मेदार नहीं बताया गया है, बल्कि सिर्फ इसमें इसकी वजह अगर हम जानना चाहें तो इसकी वजह में वो हमारा एक जीन जो हम अपने वालदैन से लेते हैं या हमारे वालदैन के से हमें मिलता है, वो एक इसकी वजह हो सकती है, या हमारे फैमिली में, खानदान में कोई इस तरह के लोग अगर हैं तो उसकी वो एक वजह हो सकती है, और हमारे जहन में कुछ इस तरह की मसाइल अगर जो पैदा होते हैं, यानी कि वो जो, जैसे अभी हमने बताया था कि हमारे जहन में बहुत सारे हार्मोन्स जो है उनका अगर जब सही तरीके से बहाव या सही तरीके से निकलना नहीं होता है या उनमें किसी तरह की रुकावट पैदा होती है, तो बच्चे के अंदर इस तरह की खलफिशार देखने को मिलते हैं। और ये बच्चा जो है वो हमारा जिद्दी, परेशान कुन और डेफिएंट बिहेवियर जो है वो दिखाता है। तो इसके वजूहात के तौर पर ये कह सकते हैं कि कुछ जिस्मानी, कुछ जीन से मुंसलिक और कुछ हमारे मुआशरत से मुंसलिक वजूहात जो है वो इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं। और ये भी देखा गया है कि जो बच्चे थोड़ी देर से स्कूल जाते हैं या कुछ बच्चे जो थोड़े वक़्त से पहले चले जाते हैं, उनके अंदर भी इस तरह के रवैयात जो हैं वो देखने को मिलते हैं। DSM-5 ने इसके लिए कुछ अलग-अलग तरह के इलामतों का ज़िक्र किया और ये बताया कि अगर बच्चे के अंदर इस तरह की इलामत 6 महीने तक लगातार देखने को मिलती है, या उसके अंदर इस तरह का जो रवैया है वो जो अलग-अलग जो कैटेगरी दी गई है उसमें से वो कम से कम 2-3 रवैये से अगर वो उसमें उसके अंदर पाया जाता है, तो ये माना जाता है कि वो एक बीमारी का शिकार है और उसे इलाज की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उस पर अब नज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे में इसमें जो बताया गया है, जिन इलाकों का ज़िक्र किया गया है उसमें गुस्सा, बच्चों का गुस्सा करना, बच्चों को बहस बहस करना और इंतकाम वाली जो बात है उस अगर उसके अंदर देखने को मिलती है, और तो ये बच्चा, ऐसा माना जाता है कि वो इस तरह की बीमारी का शिकार हो सकता है। इलाज के तौर पर हम यहाँ पर फिर से कुछ दवाओं की मदद ले सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ख़ानदान वालों की मदद ज़रूरी होती है इसमें, यानी कि आपके ख़ानदान में अगर किसी बच्चे में इस तरह की शिकायत हो रही है, तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की होती है कि सभी लोग मिल करके उसको, उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। तो ख़ानदानी जो फैमिली जो थेरेपी है वो काफ़ी हद तक काम आ सकती है इसमें। उसके अलावा माँ-बाप की भी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों की हरकत को, उनके रवैयात को समझ सकें, उसको दूर कर सकें, या आप उनको उसकी परेशानी से बाहर निकालें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के तहत ये है कि उसके ज़हन में, अपने रवैये के ज़रिए उसके ज़हन में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चा अ, अपने गलत रवैये को समझ सके और उसकी जगह पर वो सही रवैया सीख सके। कंडक्ट डिसऑर्डर, यानी कि कंडक्ट की खराबी, रवैये की खराबी जो होती है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। काफ़ी हद तक डेफिएंट डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर एक जैसे ही होते हैं।
इसमें कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चों या नौ उम्रों में जज्बाती और तर्ज अमल के मसाइल के मुस्तकिल नमूने शामिल होते हैं जो गैर समाजी नहीं है और उम्र के मुताबिक नहीं है। यानी कि ऐसे रवैये जो कि सही नहीं है लेकिन वो गैर समाजी भी नहीं है। अगर गैर समाजी हो जाते हैं तो वो गैर समाजी की बीमारी की लिस्ट में आ जाती, लेकिन गैर समाजी भी नहीं होते हैं और सही भी नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनकी उम्र के मुताबिक नहीं होते हैं। यानी कि बहुत सारे रवायात हमारे ऐसे होते हैं जो एक खास उम्र पर जाकर के वो सही होते हैं और एक खास उम्र पर अगर हम उस रवैये को अंजाम देते हैं तो वो गलत होते हैं। तो अपनी उम्र के मुताबिक जो हम रवैया करते हैं वो रवैया सही रवैया कहलाता है। इसके अलग अलग इकसाम बताए गए हैं। माहिर नफ्सियात ने कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में ये बताया कि इसके 3 तरह के इकसाम हैं। एक है बचपन का से जुड़ा हुआ, यानी कि जब बच्चा 10 साल तक का होता है और उसके अंदर इस तरह के रवैयात देखने को मिलते हैं तो वह बचपन से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद आती आती है नौ उम्र की उम्र आती है जिसमें कि बच्चा जब टीन एज में होता है, यानी कि वो न छोटा बच्चा रहता है न नौजवान रहता है। तो उस उम्र में जो उसकी अलग अलग हरकतें होती हैं तो वो दूसरी तरह के एग्जाम, कंडक्ट डिसऑर्डर के दूसरे एग्जाम में आते हैं। और एक तीसरा एग्जाम ऐसा होता है जिसमें कि कौन सी उम्र में कौन सा रवैया होगा ये तय नहीं हो पाता है या इसकी पहचान नहीं हो पाती है। इसके कंडक्ट डिसऑर्डर का तीसरा रवैया होता है। इसकी जो इलामतें नमाहिर नफ्सियात ने बताई हैं उसमें सबसे पहले ये बताया है कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग हिस्से में बांट करके इसको बताया है कि जिसमें सबसे पहला जो रवैया है होता है वो है गुस्से का। यानी कि बच्चे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो दूसरों पर भी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, गुस्सा करता है, मारपीट करता है। और अक्सर जो है देखा जाता है कि वो लड़ाई झगड़े में ज़्यादा मशगूल रहता है। उसके बाद आता है धोखा देना। यानी कि बच्चा जो है वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, धोखा देता है या किसी चीज का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। दूसरा जो दूसरी अलामत बताई गई वो है कि बच्चा ऐसा रवैया करता है जो जिस रवैये में नुकसान ज्यादा होता है। यानी कि वो नुकसान के इरादे से ही वो रवैया करता है। जैसे किसी के घर में आग लगा देना, तो आग लगा देने से क्या होगा कि उसका घर जो है वो बर्बाद हो सकता है, उसके घर में रहने वाले लोगों को नुकसान हो सकता है, या किसी को किसी चीज से इस तरह से जख्मी कर देना कि उसकी जान चली जाए या उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो इस तरह का जो रवैया होता है वो बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। और जो एक रवैया और इसको बहुत खास बताया गया है वो है किसी भी तरह के कानून को, किसी भी तरह की जो हिदायत दी जाती है उसको मानने से इनकार करना। यानी कि जैसे स्कूल अगर भेजा गया बच्चे को तो ये हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल में जितने वक्त तक स्कूल है उतने वक्त तक वो स्कूल में रहेगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल जाते तो जरूर है लेकिन फिर वहां से वो कहीं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो स्कूल को इस तरह से वो छोड़ देते हैं, या दूसरी तरह के नशा का इस्तेमाल करते हैं, किसी अलग अलग तरह के नशा का इस्तेमाल करते हैं, जिनसी रवैये का इस्तेमाल करते हैं या जिनसी रवैयों में मशगूल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब बच्चे के अंदर देखने को मिलती हैं तो ऐसा माना जाता है कि बच्चे का कंडक्ट डिसऑर्डर है, यानी बच्चे का जो रवैया है उसमें खराबी पाई जा रही है। कंडक्ट डिसऑर्डर की अलग अलग डिग्री है। यानी कि किस जो बच्चा अगर किस तरह के कंडक्ट डिसऑर्डर में मशगूल है तो उसकी जो रफ्तार है उसमें अलग अलग तरीके की रफ्तार बताई गई है। पहला है हल्का, दूसरा है थोड़ा सा ज्यादा और तीसरा है बहुत ज्यादा। तो जब बच्चा कुछ इस तरह का रवैया करता है जो कि घर वाले या उसे दूसरे लोग उसको संभाल सकते हैं, यानी कि अगर वो झूठ बोल रहा है या किसी के साथ मारपीट कर रहा है, झगड़ा लड़ाई कर रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, बहस करता है, तो ऐसे में अगर उसे
समझा करके या उसे किसी दूसरे तरीके से कुछ लालच दे करके या कुछ बहला फुसला करके अगर हम उसके रवैये में बदलाव ले आते हैं, यानी कि उसे मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो इस तरह के कंडक्ट डिसऑर्डर को हल्के तरह का डिसऑर्डर माना जाता है। इसके बाद आता है कुछ बीच का, यानी कि न बहुत हल्का और न बहुत भारी, जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें कि हम दूसरे अलग अलग तरह के रवैये के जरिए बच्चे के बर्ताव में, बच्चे के रवैये में सुधार करने की कोशिश करते हैं और वो उसके अंदर थोड़ा बहुत सुधार जो है वो देखने को मिलता है। तो इसको हम मॉडरेट या हल्के से थोड़ा सा ज़्यादा तरह का डिसऑर्डर कह सकते हैं। और तीसरा तरह का डिसऑर्डर, जैसा कि आपको नाम से पता है कि बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, बहुत खतरनाक दौर तक जो पहुंच जाता है, जहां पर समझाने से या अपने आप घर वालों की मदद से उसे संभाला नहीं जा सकता है और फिर उसको ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी एक्सपर्ट के पास उसको लेके जाएं, उसको दिखाएं, उसको उसके बारे में उसके उसके जितने भी मसाइल हैं उसकी पहचान करवाई जाए और उसकी पहचान करवाने के बाद उसका इलाज करवाया जाए। इस तरह के जब रवैया बच्चे दिखाते हैं, यानी कि जब वो बच्चे, हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि आपके हाथ से बाहर निकल चुके होते हैं, यानी कि बच्चे की जो हरकत है वो अब आपकी पकड़ से छूट चुकी है और बच्चा जो है वो किसी भी हालत में अपने घर वालों की, अपने वालदैन की या अपने बुजुर्गों की बात मानने को तैयार नहीं होता है, कुछ भी समझने के लिए वो राजी नहीं होता है और अपने हरकतों को वो सही जब बताने लगता है, तो ये हालत जब होती है तो ये सीवियर कंडक्ट डिसऑर्डर की लिस्ट में आती है और इसमें ऐसे में ज़रूरत पड़ती है कि बच्चे को किसी एक्सपर्ट के पास ले जाए और उसके सही तरीके से उसके मर्ज की पहचान करके उसका इलाज करवाया जाए। तो कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में DSM-5 ने भी अलग अलग तरह की कैटेगरी बनाई है और ये बताया गया है कि इस कैटेगरी में अलग अलग तरह की 4 कैटेगरी बनाई गई है। उस 4 कैटेगरी में बहुत सारे और अलग अलग तरह की अलामतें जो है उसको शामिल की गई है और ये माना गया है कि अगर इसमें से 15 तरह की अलामतें जो है वो बच्चा दिखाता है या अलग अलग तरह की कैटेगरी में से कम एक दो कैटेगरी में की अलामत अगर बच्चा दिखाता है, तो ये माना जाता है कि और वो अलामत लगातार 1 साल तक वो दिखाए, 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीने 2 महीने नहीं, लगातार वो 1 साल तक अगर दिखाता है तो ये माना जाता है कि बच्चे के अंदर इस तरह की शिकायत है, यानी कि कंडक्ट डिसऑर्डर का वो मरीज हो सकता है। तो किस तरह के अलामत दिखाता है बच्चा कि सबसे पहले तो उसका जो गुस्सा, वो उसका गुस्सा इंसानों पर भी और जानवरों पर भी अक्सर देखा जाता है कि वो बच्चों के साथ मारपीट कर, अपने लोगों के साथ मारपीट करना है या किसी मारपीट करने वाले औजार का इस्तेमाल करता है। अक्सर आपने भी सड़कों पर देखा होगा कि अगर कोई कुत्ता जा रहा है तो कोई बच्चा बिना वजह उसको उठा करके उसके ऊपर एक पत्थर मार देता है या कभी उसकी पूंछ पर कुछ पानी डाल देते हैं या कभी किसी किसी कुछ कुछ लोग उसके ऊपर कुछ पेट्रोल वगैरह भी डाल देते हैं, जिससे वो उसके अंदर जो चिड़चिड़ाहट या जो कुत्ते के अंदर जो बेचैनी होती है, ये देख करके उन्हें बड़ा मजा आता है। तो इस तरह से ये देखा जाता है और इसी तरीके से कुछ लोगों के साथ भी उनका रवैया होता है, किसी को कुछ कह देना या किसी किसी को कुछ तकलीफ पहुंचाने वाली बात बता देना या उसको सुना देना, जिससे कि उसको उसकी परेशानी या कैफियत जो है जब बदलने लगती है तो उसे बड़ा मजा आता है और ये इस तरह का जो गुस्सा या इस तरह का जो बदलाव बच्चों के अंदर देखा जाता है, तो ये माना जाता है कि वो बच्चा इस डिसऑर्डर का शिकार है। दूसरा, कि किसी भी चीज़ का नुकसान पहुँचाना, जैसे कि बताया कि किसी के घर में आग लगा देना या किसी चीज़ को उठा कर किसी टेबल को, कुर्सी को या घर में रखी कोई कीमती सामान है, किसी चीज़ को उठा कर के तोड़ देना। ये गुस्से की हालत में वो इस तरह के रवैये भी बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा झूठ बोलना, चोरी करना, धोखा देना और सामान को चुराना, ये बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। और जब जब माँ बाप किसी चीज पर बच्चे को रोक लगाते हैं या बच्चे को उस चीज को करने से मना किया जाता है या उसे कुछ इस तरह की चीजें समझाई जाती हैं जो उसके लिए सही नहीं होती हैं,
तो वो उन चीज़ों को मानने से इनकार करता है। यानी कि किसी भी तरह की हिदायत, किसी भी तरह के कानून को वो एक्सेप्ट नहीं करता है, मानता नहीं है, और उसको वो सिर्फ अपनी मनमानी करना चाहता है, अपनी मर्जी लागू करना चाहता है। तो इस तरह की शिकायतें अगर बच्चों में देखने को मिलती है, तो DSM-5 ने भी इसको अपनी कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है कि तब फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर की शिकायत पनप रही है। ये तय हो जाती है ये बात कि बच्चा जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। और कम से कम अगर एक-एक तरह की जो शिकायत है वो अगर 6 महीने तक भी लगातार देखने को मिलती है, तो भी माना जाता है कि बच्चे के अंदर इस तरह की शिकायत है। इसकी वजूहात, कंडक्ट डिसऑर्डर की वजूहात क्या हैं? तो इसकी वजूहात में भी वही सारे वजूहात शामिल हैं जो कि दूसरे वजूहात में है, यानी कि कुछ जेनेटिक्स, हमारे कुछ जीन जो है वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे जहन का कुछ हिस्सा जो हमारे अलग अलग हरकतों को काबू करने के लिए, उसको हरकतों को तय करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उसमें अगर कोई खराबी, कोई नुकसान या कोई बंद हो जाती है, तो अ, इस तरह के शिकायत या कंडक्ट डिसऑर्डर की जो शिकायत है वो देखने को मिलती है। हमारे ज़हन में जो हार्मोन्स हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं बह रहे हैं, या उनका जो सही तरीके से जो निकलना होता है, अगर वो सही तरीके से नहीं निकल रहे हैं, सही मिकदार में नहीं निकल रहे हैं, तो भी हम उसके शिकार हो सकते हैं। और सोशल जो वजूहात हैं, यानी कि कुछ नफ्सियाती और समाजी वजूहात जो इसमें शामिल होते हैं, वो होते हैं कि कुछ टूटे हुए जो खानदान होते हैं, यानी कि जहाँ माँ बाप के बीच में तलाक है, या माँ बाप में से कोई एक गुजर चुका है, या माँ बाप के बीच में अक्सर झगड़ा लड़ाई होती रहता है, तो उस तरह के बच्चों में भी इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। या बच्चा किसी दूसरे तरीके की किसी लत का शिकार है, उसको कुछ नशा करता है, या किसी और तरह की चीज का वो शिकार है, गरीबी में पला बढ़ा बड़ा है, या माँ बाप की तरफ से उसे बहुत ज्यादा नकारा गया है, यानी कि माँ बाप की तरफ से उसे हमेशा लानत मलामत अगर की जाती है, तो भी बच्चा इस तरह की बीमारी का शिकार हो जाता है। तो ये सारी वजूहात जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर को पैदा होने में जिम्मेदार होते हैं। इसके कुछ खतरे वाले अवामल हैं। अवामल ये है कि सबसे ज्यादा इससे जो मर्द होते हैं, यानी कि जो मर्द है, वो इससे अफेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी शहर में रहते हैं, तो वो एक वजह होती है, गरीबी है एक वजह, खानदान में अगर कोई कोई लोग इस तरह के इस मर्ज के शिकार हैं, तो वो एक वजह हो सकती है। अगर खानदान में किसी दिमागी बीमारी किससे कोई मुब्तला है, तो भी वो एक वजह है। और बच्चे जो है वो किसी नशे के शिकार हैं, या टूटे हुए उनका जो घर है वो टूटा हुआ घर है, और बच्चा जो है वो हमेशा उसको नकारा गया है या उसकी लानत मलामत की गई, ये सभी उसके जिम्मेदाराना जिम्मेदार जो वजूहात है वो इसमें शामिल हैं। इलाज के तौर पर इसमें फैमिली थेरेपी, पीयर ग्रुप थेरेपी, और कुछ दवाएं, और साथ में कॉग्निटिव थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि इल्मी और रवैये से जुड़े हुए जो थेरेपी है वो इसमें बहुत कारगर साबित होती है। इसकी थेरेपी में एक सबसे खास तरीके की थेरेपी माहिर नफ्सियात ने बताई है, जिसे कसीर मुनज़्ज़म इलाज कहा जाता है इसका, और उसे अंग्रेजी में मल्टी सिस्टमेटिक अप्रोच कहा जाता है। तो इसमें मल्टी सिस्टमेटिक अप्रोच अफराद को बाहम मरबूत निज़ामों के नेटवर्क के अंदर घिरे हुए के तौर पर देखता है, जो इनफरादी निज़ामों के किसी एक या मजमुआ में मुदाखलत ज़रूरी हो सकती है। यानी कि एक पूरा एक नेटवर्क होता है जो मिल करके इस तरह के मर्ज का इलाज कर सकते हैं, यानी कि हमारा ख़ानदान, हमारे दोस्त, हमारा स्कूल, हमारा समाज, और उससे जुड़े हुए और सारे लोग जो होते हैं वो सब मिल करके एक नेटवर्क के तहत इस मर्ज का इलाज कर सकते हैं। इसके बाद जो सब एक और तरह के मर्ज बच्चों में बहुत खास तौर पर देखने को मिलती है, वो है तवज्जो की कमी, हाइपर सरगर्मी की खराबी, यानी कि बच्चे के अंदर तवज्जो की कमी देखी जाती है, या बहुत ज्यादा
जो उनकी हरकत है वो देखने को मिलता है, यानी कि बच्चा या तो कभी बिल्कुल तवज्जो नहीं देता है या उसकी जो हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो तवज्जो की कमी से मुतालिक सरगर्मी की खराबी एक आसाबी तरक्की की हालत है जो सरगर्मी की इंतहाई बढ़ती हुई सतह के साथ तवज्जो को बरकरार रखने में नाकामी की खसूसियत है। यानी कि इतनी ज़्यादा सरगर्मी बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से भी हम तवज्जो नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे नाज़रीन इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी कि जो तवज्जो है उसकी कमी होती है किसकी वजह से, हाइपर एक्टिविटी यानी कि बहुत ज़्यादा सरगर्मी की वजह से। इसमें इसकी भी बहुत सारे अलामतें हैं जैसे माहिर नफ्सियात ने बताया है, जिसमें यह बताया गया कि हम अपने ऊपर काबू नहीं पा रख सकते हैं, किसी भी इस मसाइल की तरफ हम फोकस नहीं कर सकते हैं, अपना ध्यान जो है वो उसको लगा नहीं सकता है बच्चा, या किसी भी तरह के जो बहुत सारे जो काम हैं, जो अलग अलग तरह के जो काम होते हैं उसे करने में वो नाकामयाब होता है। बहुत ज़्यादा वो इतना ज़्यादा उसकी हरकतें जो वो बढ़ जाती हैं कि उसके अंदर सुकून नहीं होता है, वो चैन से इत्मीनान से नहीं बैठ सकता है, किसी भी चीज़ को किसी भी काम को वो सही तरीके से उसके उसके बारे में उसको एक प्लान नहीं बना सकता है और अपने बेचैनी पर काबू नहीं पा सकता है। उसकी जो मिजाज है, उसका जो मूड है वो जल्दी जल्दी बदलता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और किसी भी तरह की तरीके से अपने तनाव को, अपने दबाव को वो काबू करने में कामयाब नहीं होता है। उसके अंदर ये देखा जाता है कि किसी भी काम को करने में वो अपने आप को कम नहीं कर सकता है, भूलने की बीमारी देखी जाती है, या हमेशा परेशान कुन रवैया जो है वो देखने को मिलता है, बहुत जल्दी उसका ध्यान इधर उधर हो जाता है और बहुत ज्यादा वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, यानी कि उसके अंदर चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। माहिर नफ्सियात ने इसलिए इसकी जो अलामतें बताई, तो उसमें उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा तो बच्चों का जो ध्यान है वो किसी चीज में नहीं लगता है, उसकी जो हरकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसका जो रवैया है वो बहुत बेसब्र रवैया हो जाता है, यानी कि उसके अंदर वो सब्र के साथ इत्मीनान से किसी काम को नहीं कर सकता है। DSM-5 के जो मैार इसमें तय किए गए हैं उसमें भी ये बताया गया है कि अगर किसी बच्चे में जिसको जो बच्चा 12 साल से जिसकी उम्र 12 साल से कम है, तो कम से कम अगर इनमें से जो अलामतें बताई गई हैं, अगर इनमें से 2 से ज्यादा अलामतें वो दिखाता है तो ये माना जाता है कि वो बच्चा इस मर्ज का शिकार है। यानी कि अगर उसके ध्यान में कमी है, उसके जो उसकी जो हरकतें हैं, जिस्मानी हरकतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो उसके अंदर इत्मीनान और सुकून और सब्र से काम करने का जो रवैया है वो ख़त्म हो गया है, तो ये माना जाता है कि बच्चा जो है वो तवज्जो की कमी के मर्ज का शिकार हो गया है। अमेरिका में इसके बारे में बताया गया है कि करीब करीब 3 से 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के मर्ज के शिकार हैं और सबसे ज़्यादा मर्दों में देखी जाती है ये बीमारी, यानी कि औरतों से ज़्यादा मर्दों में ये देखी जाती है। और इसकी वजूहात के बारे में ये बताया गया है कि अगर सिर में कोई चोट लग जाती है वो एक वजह है, जेनेटिक वजह हो सकती है, यानी कि जीन के जरिए हम इस तरह की बीमारी को अपने अंदर घर कर लेते हैं, यानी कि अगर हमें खानदान वालों से जीन में मिल गया ये चीज़ तो उसकी एक वजह हो सकती है, या वक्त से पहले अगर बच्चा माँ के कोख से बाहर आता है, क्योंकि उसका एक खास वक्त होता है जब बच्चा माँ के कोख में पूरी तरीके से बढ़ उसका जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है। लेकिन अगर कुछ बच्चे जो कि माँ के गर्भ कोख से वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, तो वक्त से पहले पैदा हुए वाले बच्चों में भी इस तरह की शिकायत देखने को मिलती है। या जो सिगरेट और किसी और इस तरह की नशीली चीज़ों का जो इस्तेमाल माँ अगर करती है उस वक्त जब वो किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, यानी कि जब कोई माँ, कोई औरत अगर हामला है और उसे बच्चा होने वाला है, तो अगर ऐसी हालत में वो शराब का, सिगरेट का या बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करती है, तो होने वाला जो बच्चा होगा
वो उसके अंदर इस तरह की शिकायत देखने को मिल सकती है। माहौलियाती या मुआशराती जो वजूहात हैं, उसमें बहुत सारे वजूहात शामिल हो सकती हैं, जो कि इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं। जैसे कि शहरों का एक में जो लोग रहते हैं, या बहुत ज़्यादा जिनको जहाँ पर पॉल्यूशन है वगैरह, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर ज़ाहिर की जा सकती हैं, जो कि इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं। हमारे रवैये से जुड़े हुए जो खराबी है, और हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो बायोकेमिकल जो पैदा होता है, जो बनता है, उसकी जो खराबी होती है, वो भी एक वजह हो जाती है। और कुछ दवाओं के इस्तेमाल की वजह से भी इस तरह की खराबी देखने को मिलती है। लेकिन सही मानों में इसकी कोई एक खास वजह बताने में माहिर नफ्सियात अब तक नाकामयाब हैं। और इसका जो इलाज है, तवज्जो की कमी का जो इलाज है, इसका कोई खास इलाज माहिर नफ्सियात ने नहीं बताया है। सिर्फ ये कि कुछ दवाएं इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकती हैं, कुछ हद तक हम दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो होता है, दवाओं का तो इस्तेमाल हम कर ही सकते हैं, हमारे वालिदैन का, और हम जिस स्कूल में, यहाँ पर हमारी परवरिश हो रही है, हमारी पढ़ाई लिखाई हो रही है, उनका जितना ज़्यादा हमको साथ मिलेगा, हमारे बच्चे के अंदर उस इस तरह की जो मसाइल हैं, वो ज़्यादा दूर हो सकते हैं। यानी कि तब ये कहा जा सकता है नाज़रीन, कि हमारे जो वालिदैन हैं, वो खुद हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं इन चीज़ों को, इस तरह की बीमारी से उन्हें दूर करने में या उन्हें बचाने में। और साथ में हमारा स्कूल, क्योंकि बच्चा जो है वो घर से निकल कर के स्कूल भी जाता है, और स्कूल में वहाँ पर उसके जो उस्ताद हैं, उसके जो संगी साथी लोग होते हैं, वो उसके हरकतों को काबू करने में, उसकी हरकतों को दुरुस्त करने में काफ़ी हद तक अपना रोल है वो अदा कर सकते हैं। तो अगर वालिदैन घर में और स्कूल में, हमारे उस्ताद और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, वो सब मिल जाए, तो उनकी जब मदद अगर हमें मिल जाती है, तो हम काफ़ी हद तक इस तरह के मर्ज़ से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ, कुछ इस तरह की, इस किस्म की दवाइयाँ हैं, जिससे कि थोड़ा-सा हमारा गुस्सा कम हो जाता है, थोड़ी-सी हमारी बेचैनी कम हो जाती है, या हम थोड़े से इत्मीनान के हालत में आ जाते हैं, तो उन दवाओं का इस्तेमाल भी हम अगर करें, तो ये देखा जाता है कि हमारा जो मर्ज़ है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर जिस अगर बात की जाती है कि एडीएचडी, यानी कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तवज्जो की कमी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का जो इलाज है, वो इलाज दवाओं से ज़्यादा, क्योंकि बच्चों का इलाज करना है, इसलिए ये कोशिश की जाती है कि बच्चों को कम से कम दवा अता की जाए। तो दवाओं से ज़्यादा अगर माँ-बाप अपनी कोशिश से, और उस्ताद अपनी कोशिश से उसे सुधारना चाहें, तो काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। इसके लिए माँ-बाप की ट्रेनिंग भी होती है, यानी कि माँ-बाप को ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि अपने बच्चों की उन हरकतों को, उन रवैयों को, जो कि उन्हें बीमार बना रहा है, उन्हें किस तरह से दूर करना चाहिए, या किस हद तक उस पर काबू पाया जा सकता है, या किस तरह के उपाय करने चाहिए, जिससे कि बच्चा उन हरकतों को छोड़ करके सही हरकत करना सीख जाए, उसका जो रवैया है वो सही हो जाए, वो आपकी बात मानने लगे, आपके सही गलत को समझ सके, और उसका गुस्सा और उसकी जो अंदर जो चिड़चिड़ापन पनप रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो नाज़रीन, ये थे आपके आज के बच्चों से जुड़े हुए कुछ ज़हनी अवारिस से मुंसलिक हमारी गुफ्तगू। उम्मीद है आपको इससे ज़रूर कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और इसके साथ अब आपसे अलविदा का वक्त आ गया है, और अगले क्लास में इंशाअल्लाह फिर से एक नए अवारिस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।